हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर रियली डूइंग वेल इन योर एजुकेशन एंड इन योर लाइफ। स्टूडेंट्स, आज सभी का स्वागत करता हूं मैं इस सेशन में। देखिए बच्चों, आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट भी साथ साथ एक बेसिक चैप्टर भी कवर अप करने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। ओके स्टूडेंट, तो हम सबसे पहले जेई एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें बच्चों, तो जेई और नीट में इसकी इंपॉर्टेंस काफी है क्योंकि एक से दो क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो 4 से 8 मार्क्स आपके कहीं नहीं जा रहे इस चैप्टर से। ठीक है, अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया, यस सर से पढ़ लिया, तो आप टॉप करोगे। आपके 4 से 8 मार्क्स कहीं नहीं कटेंगे इस चैप्टर से। ओके स्टूडेंट, तो हम बात करें इस चैप्टर के बारे में, तो सबसे पहले हम स्टेट्स की बात करते हैं। 3 तरह के हमारे स्टेट होते हैं, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। देखिए लिक्विड स्टेट को आप कहां पढ़ते हैं बच्चों, लिक्विड स्टेट को आप कवर अप करते हो फिजिक्स के अंदर। ठीक है, फ्लूइड्स वगैरह 11th क्लास के अंदर कवर अप करते हो। उसके बाद हम बात करें सॉलिड और गैस के बारे में। तो गैस के बारे में आप गैसेस स्टेट में पढ़ते हो, आप कहां पर, फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर ही 11th क्लास के अंदर। और हम कवर अप करने जा रहे हैं गैस सॉलिड स्टेट। देखिए 3 तरह की स्टेट होती है, हम बात कर चुके हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर सॉलिड को डिफाइन करते हैं, भाई सॉलिड होता क्या है। तो सबसे पहले हम सॉलिड को डिफाइन करें यहाँ पर, तो सॉलिड के लिए क्या बोल सकते हैं हम, सॉलिड के लिए क्या बोलेंगे बच्चों, एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर जिसके अंदर कांस्टेंट जो पार्टिकल्स होते हैं, कांस्टेंट मतलब जो अड़ोस पड़ोस वाले जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों इसके अंदर, दैट state of matter in which constant particles connected by strong फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए इसके अंदर क्या होता है, एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जिसके अंदर क्या होता है, जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है जो हमारे बच्चों को क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं। जैसे कि हमारा हो गया क्या है, मार्कर पेन है। अब इसके अंदर क्या जो हमारे पार्टिकल्स है, जो अड़ोस पड़ोस वाले पार्टिकल्स हो सकते हैं या नेबर एटम्स जो हैं, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे से क्या कनेक्टेड है। इस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सॉलिड बन के आ रहा है। आपकी जो भी चीजें आप जो देखते हो विजिबल है आपको सॉलिड स्टेट में, सॉलिड के अंदर जो भी हो रही है, आपके जो हाथ में पेन है, जो टेबल है, जो कुर्सी है, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्टेड है और उससे क्या बना रही है, एक सॉलिड स्टेट बना रही है, अपना एक सॉलिड फॉर्म में आपको शो हो रही है, अपनी आई से विजिबल हो रही है। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद हम बात करें कि सॉलिड के अंदर क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में बात करें हम, तो क्या बोल सकते हैं बच्चों यहाँ पे, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के लिए क्या बोल सकते हैं हम, देखिए इनकी क्या होती है, डेफिनाइट शेप होती है, वॉल्यूम होती है, और क्या बोल सकते हैं हम, साइज बोल सकते हैं इसके लिए। तो सबसे पहला पॉइंट ये हो जाएगा बच्चों की, क्या होता है यहाँ पर, डेफिनाइट शेप है ना, साइज हो गया एंड वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, इनकी क्या होती है, शेप होती है, साइज होती है, वॉल्यूम क्या होती है, डेफिनेट होती है ना। इसको हिला डुला सकते हैं तो इसकी शेप चेंज होगी नहीं। ठीक है, साइज इसका वैसा का वही रहता है, वैसा का वैसे रहता है। जैसे हम लिक्विड को तो कहीं भी फैला दे तो लिक्विड अपना सरफेस एरिया को बढ़ा देगा, वॉल्यूम भी वही का वही रहता है। ओके स्टूडेंट, तो क्या हो गया, डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम हो गया। दूसरा फैक्टर क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी बोल सकते हैं इसका, ये क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम क्या लिख सकते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं। देखिए अब मैं इसको दबा रहा हूँ, ये क्या कंप्रेस हो रहा है, टूट रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, दबा रहा हूँ मैं इसको, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से लगा रहा हूँ। ये बोर्ड है हमारा, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इसके अंदर क्या है, किससे बना हुआ है, ये सॉलिड स्टेट से बना हुआ है, सॉलिड से बना हुआ है। तो इसको कंप्रेस कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, कंप्रेस तो नहीं हो रहा, तो क्या डिफाइन कर रहा है, ये इनकम्प्रेसिबल है। ठीक है, देखिए प्रैक्टिकल करके भी बता दिया मैंने आपको। थर्ड पॉइंट बोल सकते हैं हम इसके लिए, जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो भी हाई होता है। तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट्स, हाई होता है। और क्या बोल सकते हैं इनके लिए,
इनके लिए बोल सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी लो होती है इनके अंदर, ठीक है। उसके बाद हम बोल सकते हैं इनके डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन जो होता है इनके फैनलिंग स्टेट भी होती है, क्या होती है, कम होती है। तो डिफ्यूजन क्या होता है यहाँ पे बच्चों, डिफ्यूजन भी हमारा लो होता है, ठीक है बच्चों। ये हो गया कुछ प्रॉपर्टीज हमारी इसके रिगार्डिंग, सॉलिड के रिगार्डिंग। और बाकी जो प्रॉपर्टीज पढ़नी है आप एनसीईआरटी का पेज है वहां पे आप इसको रीड आउट करोगे तो वहां पे आपको इजीली समझ आ जाएगा, इजीली गेन हो जाएगा क्या क्या और नॉलेज हम इसके लिए रख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसके बाद हम बात करते हैं सॉलिड को इंटरनल क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको स्टूडेंट मैं रब करने जा रहा हूं, आप जिसको भी लिखना है इसको लिख लीजिए। देखिए अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे किसका, सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। इनके इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं सॉलिड को। देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टॉपिक क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किसको, सॉलिड को, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको दो तरह से क्लासिफिकेशन करेंगे बच्चों। देखिए एक होता है हमारा, क्या होता है बच्चों जल्दी से बोलो, एक होता है हमारा क्रिस्टलाइन। कौन सा होता है बच्चों, क्रिस्टलाइन। और दूसरा कौन सा होगा, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो कौन सा है दूसरा, अमोर्फस। बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चों, कॉपी पेन निकाल लीजिए जिसने अभी तक नहीं निकाला है, और बिल्कुल ध्यान रखना है। देखिए मैं फैन भी ऑफ करके बैठा हूँ यहाँ पे आपके साथ कि आपको क्लियर वॉल्यूम सुनाई दे, बिल्कुल ठीक है। तो क्रिस्टलाइन और अमोर्फस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए क्रिस्टलाइन और अमोर्फस के अंदर कैसे बात कर सकते हैं हम, यहाँ पे हम दो एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक मार्बल का और दूसरा ले सकते हैं हम चौक का। अब देखिए मार्बल के अंदर क्या होता है, दोनों किससे बनके बने हुए हैं, एक सॉलिड से बनके बने हुए हैं, ठीक है। अब मार्बल के अंदर क्या होता है बच्चों, मार्बल के अंदर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, यानी कि जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, नियर बाय एटम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, लॉन्ग रेंज बनाते हैं। क्या होती है, बहुत बड़ी बड़ी आपने क्या देखी होगी, मार्बल की स्लैब्स देखी होगी। और वहीं अब चौक की बात करें, चौक के देखिए, चौक है हमारे पास, यहाँ पे चौक है। अब चौक के अंदर क्या है कि चौक इजीली ब्रेकेबल है, तो इनके अंदर क्या होती है, शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर्स होती है, ठीक है। इनके अंदर शॉर्ट ऑर्डर्स, शॉर्ट जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े शॉर्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, शॉर्ट रेंज पे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो क्या होती है, ये इजीली ब्रेकेबल हो जाती है। तो हम यहाँ पे कैसा डिफाइन कर सकते हैं इसको, क्रिस्टलाइन को, क्रिस्टलाइन के लिए बोल सकते हैं हम कि इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर होता है बच्चों, इनके अंदर होता है लॉन्ग रेंज of ordered of constant particle, ठीक है। क्या होगा, लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर किसका होता है, कांस्टेंट पार्टिकल का। ये हम अमोर्फस के लिए बोले तो अमोर्फस के लिए क्या बोल सकते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर्स होती है, शॉर्ट रेंज ऑफ ordered constant पार्टिकल। ओके बच्चों, क्या होती है, शॉर्ट रेंज होती है यहाँ पे क्या होती है, कांस्टेंट पार्टिकल की लॉन्ग रेंज होती है। ओके बच्चों, ये हो गया हमारा सबसे पहला पॉइंट। अब उसके बाद हम इसके मेल्टिंग पॉइंट और इसके बारे में बात करें, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, शार्प होता है। देखिए हमने आयरन को देखा है, देखिए आयरन के अंदर क्या होता है, Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या है, ये सॉलिड स्टेट में। अब इसको हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। तो लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है। जब हमारा क्या होता है, Fe सॉलिड किस पे कन्वर्ट होता है, Fe लिक्विड के अंदर होता है कन्वर्ट। तो यहाँ पे कितना टेम्परेचर चाहिए, यहाँ पर कम से कम 327 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है। तो क्या होता है, यहाँ पर एक 1317 डिग्री जब हमारा टेम्परेचर होगा, कितना 1300 के नियरली जब हमारा टेम्परेचर होगा बच्चों, तभी जाके क्या होगा, एक पॉइंट आएगा जब यहाँ पर हमारा क्या होगा, आयरन किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे बोल सकते हैं हैव
शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब वहीं हम बात करें किसके लिए, अमोर्फस के लिए बात करें बच्चों, तो अमोर्फस के अंदर क्या होता है, अमोर्फस को हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो इनकी टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, इजीली ये इजीली क्या होने लग जाता है, ये मेल्ट होने लग जाता है। जैसे कि हमने प्लास्टिक की चेयर्स देखी है, अगर आपने कभी प्लास्टिक का कोई स्पून होती है, अभी स्पून को भी जलाया होगा प्लास्टिक की, बचपन में कभी मस्ती करी होगी तो स्पून को जलाने की कोशिश करी होगी, तो स्पून क्या होती है, धीरे धीरे क्या होती है, पहले तो अपनी साइज को कुछ और शेप के अंदर क्या लेके जाने की कोशिश करेगी, और उसके बाद क्या होता है वहां पर क्या कन्वर्ट होगी, वो धीरे धीरे क्या होगी, पिघलना स्टार्ट होगी। तो वहां पर क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। ग्रेजुअली चेंजेस आते हैं यहाँ पर, धीरे धीरे यहाँ पे क्या होता है, ग्रेजुअली चेंजेस होते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। अब उसके बाद हम थर्ड पॉइंट के बारे में बात करें। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा इसके बारे में, ये क्या होते हैं बच्चों, हमारे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रू सॉलिड्स होते हैं। क्या होते हैं, ट्रू सॉलिड्स। देखिए ट्रू सॉलिड्स होते हैं। और वहीं हम बात करें किसके बारे में, अमोर्फस के बारे में स्टूडेंट्स। तो अमोर्फस क्या होते हैं, अमोर्फस होते हैं हमारे सूडो सॉलिड्स, और हम क्या बोल सकते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। ओके बच्चों, ये क्या सुपर कूल्ड लिक्विड भी हो सकते हैं। क्यों सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोला बच्चों ने, यहाँ पर सुपर कूल्ड लिक्विड इसलिए बोला बच्चों क्योंकि जैसे कि आपने कोई आप पुराने घर में देखना, पुराने घर में या फिर आप अपने घर में देखना, अगर आपका 5 से 10 साल पुराना घर है, आपने कहीं पे विंडो लगा रखी है, तो वहां पे आप देखना जो हमारे जो कांच होता है, ठीक मिरर या फिर कांच हो गया, तो कांच का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो पतला होता है एज कंपेयर टू डाउनवर्ड वाला। ठीक, ये कांच है हमारा, तो कांच वाला के पार्ट होगा, जो क्या पार्ट होगा ये पतला होगा किस कंपैरिजन में, बेस के। तो क्या होता है सुपर कूल्ड, तो हमारा जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे हमारा क्या होता है, फ्लो होने लग जाता है किस तरफ, डाउनवर्ड, ग्रेविटेशन की वजह से, ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, नीचे की तरफ बहने लग जाता है। तो यहाँ क्या होती है, सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। तो अमोर्फस के अंदर क्या होती है, टेंडेंसी टू फ्लो। इनके पास क्या है, टेंडेंसी है कहां पे, फ्लो होने की नीचे की तरफ। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारे कुछ एग्जांपल किसके रिगार्डिंग, हमारे क्रिस्टलाइन और अमोर्फस के रिगार्डिंग। ओके स्टूडेंट, अब हम आगे बात करें बच्चों, तो आगे हम इसको डिफाइन करेंगे दो तरह से। एक होता है हमारा कौन सा, एनाइसोट्रॉपिक, एक होता है आइसोट्रॉपिक। देखिए आप यहां तक लिख लीजिए, मैं इसके बाद इसको रब करने जा रहा हूं स्टूडेंट्स, आपने लिख लिया उसको, तो इसके बाद रब करता हूं इसको। देखिए आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3, देखिए इसको रब कर रहा हूं। एक होता है हमारा एनआइसोट्रॉपिक और दूसरा होता है बच्चों आइसोट्रॉपिक। ठीक है, यहां पे हमने दो तरह से डिफाइन करा इसको, एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक की फॉर्म में। देखिए अब एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक के बारे में बात करें तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, दे हैव different physical property in different डायरेक्शन। इसके अंदर क्या होती है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। क्या करता है, ये डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, क्या करता है, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है डिफरेंट डायरेक्शन में। वहीं हम आइसोट्रॉपिक के बारे में बात करें तो आइसो मतलब क्या होता है, सेम। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, दे शो सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, पीपी से डिफाइन कर रहा हूं, फिजिकल प्रॉपर्टी इन सेम डायरेक्शन। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करें बच्चों, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है हमारा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पर ये जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इसका, देखिए इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, यहाँ पे क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
कुछ और होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होगा, और यहाँ पे जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ और होगा। बट यहीं पर हम आइसोट्रोपिक के बारे में बात करें तो आइसोट्रोपिक के अंदर क्या होता है बच्चों, आइसोट्रोपिक के अंदर होता है हमारा सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करता है। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या होता है, यहाँ पर ये शो करेगा, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो करेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक लिखिए, इसके बाद मैं आगे इसको बताता हूँ कि और कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखिए बच्चों, आपने यहाँ तक तो लिख लिया हुआ एनाइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक के बारे में, है ना। अब हम यहाँ पर इसको और आगे समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास पेज में थोड़ा मैं इसको रब कर रहा हूँ, एक सेकेंड। देखिए अब इजीली समझ में आ जाएगा आपको बिल्कुल। मैं इसको कांस्टेंट पार्टिकल्स को लिखते हुए यहाँ पर उसका समझने की कोशिश करेंगे। देखिए इसीलिए हमारे पास यह कुछ कांस्टेंट पार्टिकल्स है, ज्यादा बड़ा होंगे। देखिए एक हो गया, एक बी हो गया, ए हो गया, मैं स्पेस छोड़ देते हैं, ये हो गया। यहीं पे बात करें, इसके नीचे इसको लगा दो, इसके नीचे लगा दो, इसके नीचे लगा दो, वापिस से इसको यहाँ लगा दो, इसको यहाँ लगा दो कांस्टेंट पार्टिकल्स को, और इसको यहाँ लगा दो। बच्चे सोचेंगे क्या गोले बनाए जा रहे सर, अंडे ला देंगे हमारे जैसे बड़ा बड़ा के। ऐसा नहीं है बच्चों, ये आपको समझाने के लिए। देखिए देखिए यहाँ पे कुछ कांस्टेंट पार्टिकल्स को हमने रखा हुआ है। अब ये जो हमारा ए है, इनको क्या बोल सकते हैं, ए बोल सकते हैं, और इनको बी बोल सकते हैं। ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है। ऐसे यहाँ पे किस तरह रखा है, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी। अब देखिए स्टूडेंट को ध्यान से आपको देखना है, यहाँ पे आप जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखने की कोशिश करोगे, इस डायरेक्शन में आप इसको देखने की कोशिश करना। जब आप यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखने की कोशिश करें, यहाँ पे इस डायरेक्शन में देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जैसे हमारे को बी 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 देखने को मिल रहा है, ये क्या हो गया, बी हो गया, बी 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 क्या हो रहा है, यहाँ पर सेम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला था, यहाँ पे शो करता है डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जैसे दिख रहे हैं, बी 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 दिख रहे हैं। अब वही हम आइसोट्रोपिक के अंदर बात करें, देखिए आइसोट्रोपिक के अंदर क्या होता है बच्चों, जैसे यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया, यहाँ पे वापस आ गया, यहाँ पे वापस आ गया, यहाँ स्पेस छोड़ दिया, वापस आ गया, यहाँ पे है ना वापस आ गया, एक स्पेस छोड़ दिया, दो का, फिर आ गया, फिर वापस आ गया, फिर स्पेस छोड़ दिया, यहाँ पे ए आ गया, फिर बी 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 आता रहेगा, फिर बी ए हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे कुछ भी रेंज ऑर्डर बन रही है, ऑर्डर ऑफ रेंज क्या हो रही है, कुछ भी बन रही है। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे कुछ भी ऑर्डर ऑफ रेंज बन रही है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इस डायरेक्शन में क्या आ रहा है, ए बी दोनों तरह के मिल रहे हैं, और इस डायरेक्शन में आप देखोगे कि यहाँ पे बी भी मिल रहा है, ए भी मिल रहा है, और वापस से बी भी मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे समझ सकते हैं बच्चों इसको, ये यहाँ पे हम ऐसे समझ सकते हैं। देखिए आइसोट्रोपिक को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि आप दो शादियों में गए, एक शादी के अंदर क्या देखा आपने, वहां पर बैठ के खाना खाते हैं, जहाँ पे हम, तो वहां पे क्या होता है, बैठा के खाना खिलाते हैं यहाँ पे शादियों में। तो एक तरफ आप देखोगे तो लड़के बैठे हैं, जेंट्स बैठे हैं, एक तरफ क्या लेडीज बैठी हुई है, ठीक है, और एक तरफ बच्चे बैठे हैं। तो यहाँ पे आइसोट्रोपिक में भी ऐसा ही है, आप डिफरेंट डायरेक्शन में देखोगे तो क्या होगा, डिफरेंट लोग दिखेंगे, एक तरफ बच्चे दिखेंगे, एक तरफ लेडीज दिखेगी, एक तरफ जेंट्स दिखेंगे। वहीं हम बात करें दूसरी शादी में, हम जहाँ पे गए, दूसरी शादी में क्या हो रहा है बच्चों, एक तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे बच्चे भी दिख रहे हैं, बड़े भी दिख रहे हैं, लेडीज भी दिख रही है, जेंट्स भी दिख रही है। दूसरे डायरेक्शन में देखोगे, दूसरे डायरेक्शन में लेडीज भी दिख रही है, जेंट्स भी दिख रहे हैं, बच्चे भी दिख रहे हैं, बड़े लोग भी दिख रहे हैं, ठीक है, बूढ़े लोग भी दिख रहे हैं, एजेड लोग भी दिख रहे हैं, सब तरह के लोग दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हम अमोर्फस को इस तरह से डिफाइन करते हैं, ऐसा आइसोट्रोपिक। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने दो कलर्स को डिफाइन किया, एक होता है हमारा क्रिस्टलाइन और दूसरा होता है अमोर्फस। उसके अंदर हम अनिसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक को डिफाइन करा। ये हमारा बेसिक इसको हमने बेसिक वे में डिफाइन किया हुआ है कि क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिस ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। अब हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, मोस्ट ऑफ क्रिस्टलाइन को ज्यादा पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। अमोर्फस का इतना सही पार्ट था हमारा। अच्छा, हम यहाँ पे इसके एग्जांपल की बात करें बच्चों, इसका एग्जांपल क्या हो गया यहाँ पे हमारा, इसका एग्जांपल हो जाएगा मार्बल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हम और भी बात करें, यहाँ पे आयरन हो जाएगा, ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर होती है। ये हम बात करें इसके अंदर, तो इसके अंदर एग्जांपल हो जाएगा हमारा चौक, ठीक है, और हम बोल सकते हैं क्या, रबड़ हो गया,
और क्या हो सकते हैं, अभी हमने बात करी किसकी, सुपर कूल्ड मिरर जो हो गए हमारे, ठीक है। यहाँ पे हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं कांच ग्लास, ठीक है बच्चों। ये हमारे कुछ एग्जांपल हो गए इसके अंदर अमोर्फस के लिए और क्रिस्टलाइन के लिए, मार्बल और आयरन, ठीक है। अब हम इसको डिफाइन कर रहे हैं किस बेसिस में, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टलाइन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टलाइन। तो इसको रब करने जा रहा हूं, आपने बना लिया होगा आई होप। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन, इसका क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। नया हेडिंग डाल दीजिए बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल ध्यान रखना है, ध्यान नहीं खोना है बिल्कुल क्लास से। आप ध्यान से पढ़ते रहोगे, आप इधर उधर मत भागिए ज्यादा। ये टीचर अच्छा है, इस टीचर की वीडियो देख ली, एक टीचर ये अच्छा है, इस टीचर की वीडियो देख ली। आप एक टीचर को टिके रहिए, मेरे को देखना, मेरे को देखिए, दूसरे जो और फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं उनको देखिए। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन, ठीक है बच्चों। क्लासिफिकेशन करेंगे किसका, क्रिस्टलाइन को। क्रिस्टलाइन को हम क्लासिफिकेशन करेंगे चार तरह से। देखिए हम इसको क्लासिफाई करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला होगा हमारा मॉलिक्यूल, दूसरा कोवलेंट, तीसरा आयनिक और फोर्थ होगा हमारा मेटल। देखिए पहला हो गया हमारा मॉलिक्यूल, दूसरा हो गया हमारा, ठीक है, मॉलिक्यूल सॉलिड है, दूसरा हो गया हमारा कोवलेंट, और इसको हम नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं बच्चों, बिल्कुल ध्यान दें। नेटवर्क बोलते हैं इसको, नेटवर्क सॉलिड। और यहाँ पे हम एक और डिफाइन कर रहे हैं इसको, आयनिक सॉलिड। फोर्थ वन हो गया हमारा मेटालिक सॉलिड। देखिए बच्चों, अब हम सबसे पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड को डिफाइन करते हैं बच्चों। मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इसके सबसे पहले हम बात करें कांस्टेंट पार्टिकल्स के बारे में। तो हम यहाँ पे कांस्टेंट पार्टिकल्स लिखते हैं सबसे पहले। देखिए जहाँ पे कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं वो मॉलिक्यूल के अंदर थोड़ा क्या होता है, इसके अंदर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। ओके बच्चों, तो हम यहाँ पे कांस्टेंट पार्टिकल्स के बारे में बात करें। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर पोलर के अंदर बात करेंगे। देखिए पोलर के अंदर हम एग्जांपल लें इनका, पोलर सॉलिड्स के अंदर, तो पोलर सॉलिड के अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं इनका, किसका, इनके अंदर सबसे पहले हम बात करें इनके अंदर डाइपोल, सॉरी एग्जांपल से बात करते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल लें, किसका एग्जांपल ले सकते हैं, HCl का ले सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो अंदर इसके अंदर कौन सा अट्रैक्शन होता है, इसके अंदर होता है डाइपोल इंटरेक्शन होता है, ठीक है। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, कहाँ पे इसको डाइपोल इंटरेक्शन वगैरह आपने पढ़ा होगा, इंस्टेंटेनियस लैटिन फोर्स कहाँ पे पढ़ा होगा आपने, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर इसको स्टडी किया होगा। ओके स्टूडेंट, ये हो गया हमारा पोलर सॉलिड्स के बारे में बात होगी। अब हम इसको नॉन पोलर सॉलिड्स के बारे में डिफाइन करें। नॉन पोलर सॉलिड्स के अंदर बात करें कांस्टेंट पार्टिकल्स को, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं, एज अ एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पर इसका I2 हो गया, और क्या हो गया, Br2 हो गया। ये क्या करते हैं, यहाँ पर क्या बनाते हैं, यहाँ पे वीक फोर्सेस बनाते हैं। यहाँ पर हम बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंटरेक्शन। इनके अंदर क्या होता है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंटरेक्शन होता है। और क्या बोल सकते हैं, और लैटिन फोर्स भी बनती है इनके अंदर, और लैटिन फोर्स भी बोल सकते हैं यहाँ पर इनके अंदर, ठीक है। क्या होती है, वीक फोर्सेस होती है बच्चों। ओके, अब इसके बाद हम पोलर नॉन पोलर थर्ड हो सकता है, इसको थर्ड डिफाइन कर सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड के फॉर्म में, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डेड के फॉर्म में इसको डिफाइन कर सकते हैं हम। यहाँ पे हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं एज अ कौन सा, आइसो। इसके अंदर हो गया वीक वंडरवॉल फोर्सेस होती है इसके अंदर। ओके बच्चों, तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट पार्टिकल के बेसिस पे इसको डिफाइन कर दिया, पोलर नॉन पोलर और एक हाइड्रोजन बॉन्डेड की फॉर्म में। अब हम बात करें आगे हम बात करें किसके बारे में, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स के बारे में। देखिए कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड को हम डिफाइन कर सकते हैं किससे हम डिफाइन कर सकते हैं, इसके कांस्टेंट पार्टिकल्स जो होते हैं बच्चों,
कांस्टेंट पार्टिकल्स कौन से होते हैं इसके अंदर? इसके अंदर कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं हमारे कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं इसके अंदर। एग्जांपल क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर एग्जांपल हो जाएगा हमारा डायमंड, ग्रेफाइट, ठीक है। ये हो गया डायमंड और ग्रेफाइट, क्या हो गया इसके कॉमन एग्जांपल हो गया हमारे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होने के। क्या होता है, कार्बन से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इनकी टेट्रावैलेंसी होती है, तो यहाँ पे कार्बन एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, ठीक है। इस तरह से कार्बन एक दूसरे से कनेक्टेड होता है और क्या बना देता है, हमारी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। वही हम इसके अंदर मॉलिक्यूल की फॉर्म में बात करें, तो हम मॉलिक्यूल की फॉर्म में बात करें बच्चों, तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं SiO2 का। ओके, SiO2 का हम एग्जांपल लेते हैं। SiO2 किस तरह से स्ट्रक्चर बनाता है, एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन कनेक्टेड है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, अब यहाँ पे वापस से Si से कनेक्टेड हो जाएगा। ये क्या बनाते हैं, ये चेन्स बनाते हैं एक दूसरे से और एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है बच्चों। इस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड होते जाते हैं और SiO2 को इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। ये था हमारे कोवेलेंट नेटवर्क्स के बारे में। अब इसके बाद हम आयनिक सॉल्ट्स के बारे में डिफाइन करें बच्चों, तो आयनिक सॉल्ट्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पे कांस्टेंट पार्टिकल्स कौन से होते हैं, कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट यहाँ पर कैटायंस और आयंस, सॉरी कांस्टेंट पार्टिकल्स कौन से होते हैं यहाँ पर, कैटायन और एनायंस, या फिर आयंस बोल सकते हैं इनको, ठीक है। कांस्टेंट पार्टिकल्स कौन से हो गए, कैटायंस और एनायंस हो गए। अब हम इसको यहाँ पर इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम एग्जांपल किसका ले सकते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं हम NaCl का, ठीक है, MgCl2 का, और बहुत सारे एग्जांपल है इसके, ओके। ये हो गया हमारा आयनिक सॉलिड को डिफाइन किया। हम कांस्टेंट पार्टिकल क्या होते हैं, इनके अंदर कैटायंस और एनायंस होते हैं। एग्जांपल क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया हमारा सॉल्ट जो होता है हम डेली बेसिस पे उसको यूज करते हैं, और NaCl2 हो गया, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जब आप पढ़ोगे इसके अंदर तो काफी वहां पे डिफाइन करेंगे किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। वहां पे आपको एग्जांपल भी दिया जाएगा NaCl का, MgCl2, और उनके स्ट्रक्चर्स और बनेंगे वहां पर, ओके। इसके बाद हम मेटालिक सॉल्ट के बारे में बात करें, तो मेटालिक सॉल्ट के अंदर क्या होता है, यहाँ पे मेटालिक बॉन्डिंग होती है, ठीक है। मेटालिक सॉल्ट के अंदर क्या होते हैं, कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं, कांस्टेंट्स, कांस्टेंट एटम्स कौन से होते हैं, पार्टिकल्स कौन से होते हैं, यहाँ पर मेटालिक बॉन्ड फॉर्म होती है, मेटल्स ही होते हैं इनके अंदर, कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, और कौन सी बॉन्ड बनाते हैं, ये मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं यहाँ पर, ओके बच्चों। हम यहाँ पर एग्जांपल की बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एग्जांपल कॉपर हो गया, जिंक हो गया हमारा, ठीक है। ये कॉमन एग्जांपल है किसके, इसके, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये इसके कॉमन एग्जांपल है, एक्सेट्रा और भी एग्जांपल हो सकते हैं हमारे, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर बेसिस पे, कोवेलेंट बेसिस पे, आयनिक सॉलिड के और मेटालिक सॉलिड के बेसिस पे हमने यहाँ पर क्लासिफाई किसको कर दिया, क्रिस्टलाइन को, ओके स्टूडेंट। आप यहाँ तक लिखिए, इसके बाद हम आगे बात करते हैं इसके, ठीक है। लिख लिया स्टूडेंट, तो मैं इसको रब करने जा रहा हूँ, देखिए। अब हम आगे बात करें इसके अंदर, तो हम स्पेस लेटिस के बारे में बात करेंगे, यूनिट सेल्स के बारे में बात करेंगे, कुछ बेसिक टर्म्स जो है हमारे इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, इस चैप्टर को आगे पढ़ने से पहले यहाँ पर हम बेसिक टर्म्स के बारे में डिफाइन करेंगे। सबसे पहला हमारा टर्म आ रहा है स्पेस लेटिस, तो आप अपनी कॉपी में डालिए पॉइंट्स, टॉपिक हेडिंग का नाम डालिए, इसका नाम है हमारा क्या, हेडिंग का नाम है, हेडिंग का नाम है हमारा स्पेस लैटिस, ओके बच्चों। तो स्पेस लैटिस क्या होता है, भाई हमारा 3D अरेंजमेंट होता है, इसका 3D अरेंजमेंट हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन 3D स्पेस। 3D स्पेस में हमारे पॉइंट्स का अरेंजमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, स्पेस लैटिस बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स होंगे, ये पॉइंट हो गए, ये पॉइंट हो गए, ये पॉइंट हो गए, ठीक है। या फिर हमारे पास यहाँ पे ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये कोई पॉइंट हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, यहाँ एक पॉइंट हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, यहाँ पॉइंट हो गया, पॉइंट हो गया। अब क्या होगा, हम यहाँ पे इसको जब कनेक्ट करेंगे दूसरे से, तो ये कनेक्टर होकर क्या बना देगा,
स्क्वायर बना लिया, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, इसको कनेक्ट करेंगे दूसरे से। देखिए पॉइंट्स को कनेक्टेड करते जाइए और क्या बनाते जाइए, स्ट्रक्चर बनाते जाइए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गई, ये क्या हो गया, स्पेस लेटिस हो गया, 3D अरेंजमेंट पॉइंट्स का, और क्या बनाते जाते हैं उसका, हम एक स्ट्रक्चर बनाते जाते हैं। और भी बनाए हम कुछ कॉमन एग्जांपल और भी लेते हैं यहाँ पर, इस तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा ये हो गया, ये कनेक्टेड कर दिया हमने इसको। देखिए ये कनेक्टेड हो गया, ये कनेक्टेड हो गया एक दूसरे से, और यहाँ पे उसको कनेक्टेड कर देंगे। ठीक है, तो क्या बन गए, बेंचिंग बन गया हमारा, ठीक है। इस तरह से एक दूसरे कनेक्टेड करते जाओ, क्या बनाता है 3D स्पेस में कनेक्टेड करेंगे तो उनको क्या बोलेंगे, स्पेस लेटिस बोलते हैं। तो इनके कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं बच्चों, कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होते हैं। देखिए कांस्टेंट पार्टिकल्स के बारे में बात करें यहाँ पर, तो कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं हमारे यहाँ पर, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, हमारे आयंस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारे 3D स्पेस में जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स को, उनको क्या बोलते हैं हम, स्पेस लेटिस होते हैं। और स्पेस लेटिस के अंदर फॉर्म में क्या हो सकते हैं, हमारे एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और या क्या हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। ओके बच्चों, आप यहाँ तक लिखिए, उसके बाद हम यूनिट सेल के बारे में बात करते हैं आगे। ठीक है बच्चों, हम बात कर चुके थे 3D स्पेस के बारे में, लैटिस पॉइंट्स के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं यूनिट सेल के बारे में। यूनिट सेल क्या हो गया बच्चों, यूनिट सेल कुछ ऐसा हो गया, हम इसकी डेफिनेशन पढ़े थे, आपको बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट व्हिच व्हेन रिपीटेड इन 3D स्पेस जनरेट्स द एंटायर लैटिस। इसका मतलब ये हो गया भाई कि जैसे कि यूनिट सेल ये हो गया, जिसमें हमारे पास एक घर होता है, एक घर बनाते हैं तो उसमें यूनिट क्या होती है, बेसिक यूनिट सेल क्या हो गया उसका, एक बेसिक यूनिट सेल हो गया हमारा, ईंट हो गया, ठीक है, ब्रिक हो गया। तो यहाँ पे भी ऐसे लगेगा, जो हमारा लैटिस है, जैसे लैटिस क्या हो गया, हमारा घर हो गया, होम हो गया, तो उसको बनाने का यूनिट सेल क्या हो गया बच्चों, ब्रिक हो गया। यूनिट सेल क्या हो जाएगा यहाँ पर, ब्रिक की तरह काम कर रहा है, और लैटिस क्या हो गया, हमारा होम हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूनिट सेल को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक ऐसी स्मॉलेस्ट यूनिट व्हिच व्हेन रिपीटेड इन 3D स्पेस क्या करता है, जनरेट करता है एंटायर लैटिस को। देखिए जैसे कि हमारे पास एक क्यूब है, क्यूब है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा लैटिस पार्ट्स है। अब इसको हम कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से, तो यह क्या बनाएगा बच्चों, एक क्यूब जनरेट होगा, ठीक है। अब इसके बगल में हम एक और क्यूब को कनेक्टेड कर रहे हैं, तो यहाँ क्या बनाएंगे हम, 3D लैटिस बनाएंगे, ठीक है। यहाँ हमने इसको कनेक्टेड किया, एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, ठीक है बच्चों। यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए, इस तरह से कनेक्टेड होते जाएंगे, तो एक के पास एक यहाँ पे भी एक सॉलिड कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी एक और सॉलिड कनेक्टेड हो जाएगा इस तरह से यहाँ पर। तो ये क्या होगा, एक ये हो गया पूरा, एक जो हमारा लैटिस हो गया, क्या हो गया, एक यूनिट सेल की तरह काम कर रहा है, ठीक है बच्चों। ये क्या हो गया, यूनिट सेल हो गया, एक यूनिट सेल ये हो गया, एक यूनिट सेल इधर हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, यूनिट सेल की तरह काम कर रहे हैं हमारे किसके अंदर, हमारे सॉलिड स्टेट के अंदर, ठीक है बच्चों। ये हमारी कुछ बेसिक टर्म हो गई दो, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करते हैं दो बेसिस पे। यूनिट सेल को हम यहाँ पर कैरेक्टराइज करते हैं, एक तो इसके इंटरफेशियल एंगल्स है और एक होता है हमारा एज लेंथ है। एक तो हमारा हो गया यूनिट सेल is characterized ठीक है, characterized फर्स्ट हो गया हमारा इसके एज लेंथ से हो गया, और दूसरा हो गया हमारा इंटरफेशियल एंगल से। तो क्या हो गया, इट्स एज लेंथ। एज लेंथ से हम बात करें यहाँ पे बच्चों, तो एज लेंथ क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये क्या हमारी एज लेंथ होगी। अब दूसरी हम बात करें यहाँ पर, तो क्या बोल सकते हैं इसके बेसिस पे हम इंटरफेशियल एंगल्स के बारे में भी बात कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरफेशियल एंगल्स के बेसिस पे इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इंटरफेशियल एंगल्स,
देखिए इंटरफेशियल एंगल्स क्या हो जाएंगे हमारे अल्फा, बीटा और गामा। देखिए अब हम यहाँ पे इसको डिफाइन करें तो हम यहाँ पे क्यूब की बेसिस पे इसको डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हम एक क्यूब बनाते हैं, मार्केट थोड़ा स्लो चल रहा है, राइट चल रहा है, ब्लू को यूज करते हैं यहाँ पर। ये देखिए ये हमने एक क्यूब बनाया। देखिए यहाँ पे हमने एक क्यूब बनाया। अब इसके अंदर हम बात करें इसके, यहाँ पे हमने ए ले लिया, ए एक्सिस ले लिया, ये एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया, और ऊपर के ले लिया बच्चों जेड एक्सिस ले लिया। ठीक है, हो जाएगा हमारा। यहाँ पे हम एज लेंथ की बात कर रहे थे, क्या हो जाएगी ए एज लेंथ हो जाएगी। ठीक है, क्या होगी यहाँ पर ए एज लेंथ हो गई। ओके, यहाँ पे हमारी कौन सी हो जाएगी बी एज लेंथ हो जाएगी, और यहाँ क्या हो जाएगी यहाँ पे सी एज लेंथ हो जाएगी। हम यहाँ पर इसके किसके बारे में बात करें, इसके इंटरफेशियल एंगल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर इंटरफेशियल एंगल्स कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों। यहाँ पे हमारा इंटरफेशियल एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अल्फा, ये पूरा हो जाएगा हमारा बीटा, और ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा गामा। तो इस तरह से हम यहाँ पर इंटरफेशियल एंगल्स के बेसिस पे यहाँ पर हम इसको डिफाइन करते हैं। देखिए हमारे पास 7 तरीके के होते हैं क्रिस्टलाइन सिस्टम होते हैं, और उसके अंदर ही हमारे पास 14 तरह के ब्रेविस लैटिस होते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। यहाँ तक आप पढ़ लीजिए, आपने जिसने भी अभी तक लेक्चर नहीं देखा प्रॉपर वे में तो पूरा लेक्चर को वापस से देखिए, और जहाँ भी वापस मिस्टेक आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि यहाँ पे मुझे सब मिस्टेक्स आई है, मेरे को ये समझ नहीं आई चीज, तो आप वापस इसको बताइए। अब मैं उससे बात करूंगा, मैं उसको पर्सनली टॉक करके उससे उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में वापस मिलते हैं लेक्चर नंबर 2।